हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 16 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर उन पर बात की जा रही है। आपने न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी चर्चा में रहा है TRP और इससे संबंधी कुछ जो घटनाएं रही हैं अभी कुछ रिसेंट डेज में, तो इससे संबंधी यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और क्या आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये TRP कौन जारी करती है? इसके लिए एक संस्था है बार्क है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो ये TRP जारी करती है। इस बाग का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम है पुनीत गोयनका। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट। तो अब होता क्या है कि TRP से होता क्या है कि TRP जारी करने वाली संस्था हो गई बार्क। TRP जिस चैनल की जितनी अच्छी होगी उसको उतने ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, यानी कि विज्ञापन मिलेंगे, तो उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जितने भी आप चैनल्स देखते हो, आप जितने भी ये TV चैनल आते हैं जो अपने फिल्म के आते हैं, स्पोर्ट्स के आते हैं या न्यूज़ चैनल आते हैं जो भी, तो जितनी ज़्यादा TRP उसकी होगी उतनी ज़्यादा ही उसको एड्स मिलेंगे। तो अब उसके लिए यहाँ पे क्या धांधलेबाजी हुई है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है इस न्यूज़ में। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि सबसे प्रमुख जो नाम निकल कर आया, रिपब्लिक TV का नाम निकल करके आया। तो उन्होंने क्या किया कि ये TRP देखने के लिए कुछ शॉर्ट सैंपल किए जाते हैं, मतलब छोटे स्तर के सैंपल किए जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोगों के जैसे कि जो भी लोग हैं उनके यहाँ पे कुछ प्रकार के स्पेशलाइज्ड डिवाइस लगाए जाते हैं, जिसके तहत ये रेटिंग क्रिएट की जाती है, रेटिंग जनरेट की जाती है कंपनीज के द्वारा। तो रेटिंग देने का काम बार करता है, लेकिन ये जैसे कि किसी जो भी XYZ पर्सन है उसके घर पे वो जो डिवाइस है लगा दिया है, उसके तहत पता लगता है कि कौन सा चैनल जिस सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी तकरीबन मुंबई के अंदर 45,000 लोगों के यहाँ पे इस प्रकार के डिवाइस लगाए गए थे और उनको उसमें पैसा दिया गया कि आप इस प्रकार के चैनल्स को देखिए ताकि उस चैनल की TRP बढ़ेगी। तो ऐसा पाया गया कि इंग्लिश चैनल्स को लोग देख रहे हैं जो कि हिंदी बोलना भी नहीं जानते हैं प्रॉपरली, उनके यहाँ पे इंग्लिश चैनल पूरे दिन चल रहा है। तो उससे ये चीज़ें बात निकल कर सामने आई कि उनको पैसा दिया गया है उस प्रकार के चैनल देखने के लिए, अपने यहाँ पे TV चलाए रखने के लिए। तो ये एक मतलब धांधलेबाजी इसमें नजर आती है TRP को लेकर के, क्योंकि हर कंपनी चाहती है, हर चैनल चाहता है कि उसको सबसे ज़्यादा ऐड मिले, तभी उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आएगा, और उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आएगा तो चैनल ग्रोथ करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर ये TRP को लेकर के पूरा का पूरा फंडा है। अब मैं आपको बता दूं कि TRP के अंदर यदि हम व्यूअरशिप की बात करें तो व्यूअर किसको माना जाता है? व्यूअर उसको माना जाता है जो कि किसी भी चैनल को 1 मिनट से ज़्यादा देखता है। यानी कि सपोज आपके यहाँ पे XYZ कोई भी चैनल आ रहा है और आपको 30 सेकंड में ही चेंज कर देते हैं, तो आप व्यूअर की कैटेगरी में काउंट नहीं होते हैं। यदि व्यूअर माना जाता है जो कि उसको 1 मिनट तक कम से कम देखता है, उसको हम बोलते हैं व्यूअर। तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें, ये घटनाक्रम उसमें चले हैं कि किस प्रकार से पैसा दिया गया है ताकि उनकी TRP बढ़ाई जा सके, उनका रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। अब इससे संबंधित आप मिनिस्ट्री देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिसके तहत ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। बार्क हो गया, TV चैनल्स हो गए। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप मेंस का कभी भी लिखने जा रहे हैं आंसर, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए तकरीबन भारत में 80 करोड़ लोग हैं जो कि TV चैनल्स को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सजेशन दिया गया है कि ट्राई किस प्रकार से रेटिंग देती है, तो उससे समझना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए। इस प्रकार से जो TV चैनल्स हैं उनको एक पारदर्शी तरीके से अपनी रेटिंग्स निकालनी चाहिए। तो वो सारी की सारी यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है TRP, कौन इसको इशू करता है, बार के अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, और मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 80 करोड़ लोग हैं जो कि TV चैनल्स को देखते हैं भारत के अंदर। तो एक बड़ा नंबर है भारत के पास। देखते हैं आगे। ये न्यूज़ है पेज नंबर पे, कश्मीर संबंधी न्यूज़ है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जब से 370 हटाया गया है, कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर। तो वहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको बताया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया था उनको। तो वहाँ पे उनको ऐसा डर था कि कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर दें ये लोग, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अभी ये सब लोग छूट कर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, मुफ्ती ये फारूक अब्दुल्ला हो गए, ये वो हो गई, मुफ्ती मोहम्मद जी हो गई, महबूबा मुफ्ती हो गई। तो ये सब लोगों ने अभी क्या है, अपने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन।
पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन उन्होंने बनाया है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारी स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की पहले जैसी हो जाए, तो इसके लिए अब इन्होंने हाथ मिला लिए हैं। पहले ये विरोधी पार्टी के भी हुआ करते थे, ये अलग पार्टी से थे, पीडीपी से, ये अलग पार्टी से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो इन सभी ने भी हाथ मिला लिए और एक साथ ये अपना मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। और धारा 3 से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर से संबंधी। देखते हैं आगे पेज नंबर में बात की जा रही है। तेलंगाना के अंदर अचानक से बाढ़ की स्थिति बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि वहाँ पे एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो उससे डीप डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो डीप डिप्रेशन की वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आ गया, तो वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तेलंगाना के अंदर बहुत भारी बारिश हो गई, तो बड़ी ही स्थिति खराब हो गई। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के संबंध में। तेलंगाना की राजधानी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो तेलंगाना के अंदर गोदावरी और कृष्णा बेसिन है। गोदावरी कृष्णा नदी बड़ी नदियां हैं, तो वहाँ पे बेसिन है। पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी कृष्णा नदी बहती है तेलंगाना के अंदर। और डेक्कन का पठार भी तेलंगाना का भाग है। तेलंगाना मतलब डेक्कन के पठार का भाग है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, किस प्रकार से सेना यहाँ पे मदद कर रही है तेलंगाना के अंदर। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ से किस प्रकार से ये साइक्लोन ऊपर गया है, ये देखिए आप। ये इनके कोडिंग दी है, नेम किस प्रकार से है। तो CS का मतलब है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म आता, सॉरी, सबसे पहले होता है डीप डिप्रेशन, उसके बाद आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रिएट होता है, और फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाता है। ये SCS जो है, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, और फिर ये सीवियर बनता चला गया। सीवियर बनने के बाद फिर यहाँ पर ये थोड़ा स्लो हुआ और साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, और यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो गया तेलंगाना के अंदर, जिससे कि भारी बारिश हुई तेलंगाना के अंदर, और थोड़ी बहुत बर्बादी भी हो गई है। थोड़ी बहुत क्या मतलब, ज़्यादा बर्बादी हो गई तेलंगाना के अंदर, वो भी ऐसे वक्त पर अक्टूबर के महीने में। तो ये सारा का सारा सिनेरियो रहा है तेलंगाना के अंदर। तो आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कहाँ से ये जो स्टॉर्म में उठा था, बंगाली खाड़ी से उठा था। मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ तेलंगाना का एक बार। ये आप देखिए, यहाँ पर है तेलंगाना, ये देख सकते हैं आप। ये है बंगाल की खाड़ी, जहाँ से कि ये तूफान उठा है अभी। तो इसके आप देख लीजिए कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से राज्य यहाँ पर। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश, और पांचवा है कर्नाटका। तो 5 राज्य तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें नदियाँ, कृष्णा गोदावरी नदियाँ भी बहती हैं इसके अंदर, और डेक्कन प्लेट्यू का भाग है तेलंगाना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। ये अरेबियन सी हो जाता है यहाँ पे। देखते हैं आगे पेज नंबर पर एक और बात की जा रही है। कोविड-19 के कारण 1930 से भी बुरे जैसे हालात हो गए अभी, जैसे कि 1930 के बाद जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसके बाद जो हालात हो गए थे, उसी प्रकार से उससे भी बुरे कुछ हालात हो गए दुनिया के अंदर अभी, ये कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष, नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास। उन्होंने कहा है कि ये सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करने हैं, और ये जो समय है बहुत ही बुरा समय है दुनिया के सामने। तो इन्होंने इसको मतलब जो मंदी उस समय आई थी, तो उससे भी बुरा दौर चल रहा है। ये कुछ बात यहाँ पे की उन्होंने, तो उनका नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पेज नंबर पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारत को पहला ऑस्कर दिलाने वाली महिला की। इनका नाम क्या है? भानु अथैया। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका निधन हो गया है अभी। तो भानु अथैया का निधन हो गया है। ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और भारत को ऑस्कर दिलाने वाली पहली व्यक्ति थी जो कि महिला थी। वुमेन एम्पावरमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है ये, तो इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। भानु अथैया एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिन्होंने भारत को पहला ऑस्कर दिलाया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पेज नंबर पर बाइक और बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि अमेरिका ने घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। घातक हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सोनिक यानी कि साउंड, यानी साउंड से भी तेज स्पीड से चलने वाली मिसाइल को बोलते हैं हाइपरसोनिक। अब इस मिसाइल का नाम क्या रखा है उन्होंने? AGM-183A। AGM-183 आप याद रखिएगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो अमेरिका ने बनाई है, इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई है। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये न्यूज़ है यहाँ पे। एक्चुअली कृष्णमृग जो है, तो यहाँ पर जोधपुर में खिचड़ी की बात चल रही है कि इनको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए। कुछ फंडिंग नहीं हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कुछ स्वयं सेवी, कुछ समाज सेवी लोग निकल करके आए हैं जो कि इनको संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खिचड़ी वृक्ष को शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा आप। गर्मियों में भी हरा भरा रहता है ये खिचड़ी वृक्ष, ये इसकी खासियत है। 1899 में राजस्थान में 56 का अकाल आया था। 56 का अकाल याद रखिएगा, 1899 में आया था, पूछा गया एग्जाम के अंदर। 56 का अकाल बोलते हैं। तब इस पेड़ ने मदद की थी
कैसे मदद की थी, कुछ और चीज़ जानेंगे हम। तो इस पेड़ को इंग्लिश में साइंटिफिक नाम इसका जो है प्रोसोपिस सिनेरिया भी है, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, पता होना चाहिए आपको, खिजड़ी का। इसके फल को सांगरी कहा जाता है, इसके फल को सांगरी कहा जाता है। तो ये जब गर्दिश के दिन होते हैं तो आपको मददगार साबित होता है, जब आपके पास इस प्रकार अकाल जैसी स्थिति हो जाती है तो इस सांगरी की आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इस पेड़ के नीचे जो भी आप क्रॉप लगाते हैं वो भी अच्छे से डेवलप होती है, ऐसा भी बताया जाता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और दशहरे के दिन इस वृक्ष की पूजा होती है, किसकी, खेजड़ी या शमी वृक्ष की, ये भी आप याद रखिएगा कि दशहरे के दिन इस वृक्ष की पूजा होती है। कन्हैया लाल सेठिया ने इनके ऊपर एक कविता लिखी है मींजर, ये आप याद रखिएगा, कन्हैया लाल सेठिया ने कविता लिखी है मींजर, ये खेजड़ी वृक्ष को संबोधित है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान के अंदर साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आप याद रखिएगा कन्हैया लाल सेठिया ने मींजर लिखी है खेजड़ी वृक्ष को संबोधित करते हुए। खेजरली गांव जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर 1730 में 363 विश्नोई समुदाय के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी वृक्षों को कंजर्व करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1730 में 363 विश्नोई समुदाय ने, उस समय के राजा का नाम याद रखिएगा आप, अभय सिंह जी थे उस समय राजा, और एक नाम आता है महिला का अमृता देवी बिश्नोई, इनके नाम से पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है वर्तमान में, अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब है कृष्ण मृग, जिनकी यहाँ बात कर रहे हैं तो हम, राजस्थान में कृष्ण मृग के लिए ताल छापर बहुत ही फेमस है, जो कि चूरू जिले के अंदर स्थित है। तो कभी के ऑप्शन में यदि आपको आता है ताल छापर का नाम, तो कृष्ण मृग के लिए बहुत ही फेमस है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण मृग केवल ताल छापर मिलते हैं, इसके अलावा भी अन्य जगह पे मिलते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछने को आया है कि कृष्ण मृग के लिए कौन सा एरिया फेमस है, तो ताल छापर फेमस है कृष्ण मृग के लिए, चूरू में स्थित है। तो याद रखिएगा कृष्ण मृग के लिए ताल छापर बहुत ही फेमस प्लेस है, चूरू के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। अभी इलेक्शन का दौर है, बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और एक बाई इलेक्शन होने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहला मेरे को आप क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आई है कि सिटीजन विजिलेंस ऐप, मोबाइल ऐप डेवलप किया था चुनाव आयोग ने 2018 में। तो ये क्या काम करता है, ये विजिलेंस का काम करता है। यदि कहीं पर भी कोई गलत घटना हो रही है तो आप उसका वीडियो बना करके चुनाव आयोग को भेज सकते हैं, उसके तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस प्रकार से जागरूकता के लिए ये ऐप इन्होंने 2018 में डेवलप किया था। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है सिटीजन विजिलेंस मोबाइल ऐप। और एक और क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी न्यूज़ ली है, ये नेपाल संबंधी बात की गई है यहाँ पे। तो नेपाल और भारत के भी कुछ तनातनी चली थी, कुछ खटास आ गई थी संबंधों में। तो सगौली की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1816 में हुई थी सगौली की संधि, नेपाल और भारत, जब ब्रिटिश भारत था सॉरी, तो नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में हुई थी सगौली की संधि 1816 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। और अब ये बताइए कि 2020 में भारत और नेपाल के बीच जो रिश्तों में खटास आई थी वो किन एरियाज को लेकर के आई थी। 3 एरियाज है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2-3 बार। वो एरियाज का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत ही फेमस है, पूछे सकते हैं एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 7 पर बात की जा रही है। ये न्यूज़ है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से संबंधित। तो 144वीं जयंती से संबंधी उनका जयंती है, तो उसके संबंध में यहाँ पे कुछ न्यूज़ ये कवर की गई है। ये बीकानेर के महाराजा हैं गंगा सिंह जी। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस न्यूज़ से संबंधी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ की 140वीं जयंती है। ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र सदस्य थे जो कि मतलब नॉन ब्रिटिश सदस्य थे। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के नॉन ब्रिटिश सदस्य एकमात्र गंगा सिंह जी थे। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम था लाल सिंह और इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी कराया है गंगा सिंह जी ने। ये भी आप याद रखिएगा, पिता का नाम था लाल सिंह। 1887 में बीकानेर के महाराज बन जाते हैं गंगा सिंह जी। इसके बाद मेयो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। मेयो कॉलेज का संबंध आपको पता होगा, लॉर्ड मेयो ने इस कॉलेज को डेवलप किया था। और 1871 में पहली बार जनगणना भी हुई थी इन्हीं के समय में। मेयो जो लॉर्ड मेयो थे, इन्हीं के समय जनगणना भी हुई थी 1871 में। और मेयो कॉलेज की स्थापना इन्होंने, जो राजा रजवाड़ा के लोग थे उनको पढ़ाई करने के लिए ये कॉलेज की स्थापना कराई गई थी। अजमेर में कॉलेज है स्थित मेयो कॉलेज। 1900 ईस्वी में इन्हें केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधियाँ दी जाती हैं क्योंकि इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए थे। मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, तो अंग्रेजों को मतलब कुछ सहयोग किया था इन्होंने, तो उसके लिए ये केसर हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
1921 में नरेंद्र मंडल जो बना था उसकी अध्यक्षता की थी गंगा सिंह जी ने। ये बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 1921 में नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता गंगा सिंह जी ने की थी। जो रियासतें थी उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए ये इस प्रकार का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर। तो उसको नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1921 में आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में बीकानेर कैमल कॉर्प्स के प्रधान के रूप में भूमिका निभाई थी। तो इसका मतलब क्या है कि बीकानेर कैमल कॉर्प्स जो है, तो पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इन्होंने अपनी सेनाएं कई सारे देशों में भेजी थी, अफगानिस्तान और ये सारे के सारे एरियाज हैं। तो जब ब्रिटिशर ने इन्होंने बोला था कि आप हमारी मदद कीजिए, तो इन्होंने अपनी कैमल कॉर्प्स को भेजा था कई सारे देशों में जहाँ पे की स्थितियाँ थोड़ी सी खराब थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने सहयोग किया था। फिर है 56 के अकाल। 56 के अकाल के समय बता चुका हूँ, 1899 में आया था 56 का अकाल। उस समय पानी की बहुत ही बुरी समस्या खड़ी हो गई थी इन एरियाज के अंदर। तो उस समय गंग कैनाल का निर्माण कराया था, मतलब इसकी योजना बनाई। निर्माण तो इसका बाद में कराया था। आप मेरे को बताइए कब निर्माण कराया था इसका। तो गंगा सिंह जी ने 56 के अकाल से समझ ली कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से ये डेवलप किया जाए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। तो उन्होंने गंग कैनाल का निर्माण कराया, जिसे आज वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। देखते हैं आगे। तो पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, केंद्र सरकार की मुंबई टकसाल है जिसने कि 250 रुपये का सिक्का जारी कर दिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे न्यूज़ इसकी कवर की गई है। तो सिक्के के जो इसका फ्रंट पार्ट है उस पर अशोक का स्तंभ बना हुआ है और 250 रुपये अंकित है। पिछले भाग पर संसद भवन का परिसर है, उसका संसद भवन जो परिसर है उसका चित्र है, वहाँ पर राज्यसभा का 250वां सत्र अंकित है। ये जो 250 रुपये का सिक्का बनाया गया है, इस पर राज्यसभा का 250वां यानी 250वां जो सत्र है वो अंकित है इसके पिछले भाग पर। तो ये आपसे पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि संसद भवन परिसर का चित्र है और राज्यसभा का 250वां सत्र अंकित है इस सिक्के के पिछले भाग पर। तो नोट कीजिएगा आप। पेज नंबर 8 में बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धौलपुर रियासत से संबंधित न्यूज़ है यहाँ पे। तो एक तोप की बात की जा रही है, हनु हुंकार तोप। तो याद रखिएगा, हनु हुंकार तोप जो है इसका संबंध है धौलपुर रियासत से। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हनु हुंकार तोप का संबंध किस रियासत से है। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चीन से आने वाले निवेश पर सख्त रहेगी सरकार। तो उसके संबंध में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं के.वी. सुब्रमण्यम। इनका आप नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये, क्योंकि सलाह देते हैं आर्थिक नीतियों को लेकर के ये। तो इनका नाम है के.वी. सुब्रमण्यम, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो इनका ये यहाँ पे कुछ चर्चा चल रही है चीन से आने वाले निवेश को लेकर के, तो इनका नाम जरूर यहाँ पे याद रखिएगा। पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, MC मैरीकॉम। स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है, 6 बार विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं ये, एक महिला खिलाड़ी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है इंडिया के अंदर कि इस प्रकार से महिला खिलाड़ी ने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीता है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है और भी अन्य पुरस्कार दिए जा चुके हैं इनको। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये और एक महिला भी है इसके साथ साथ। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ इनसे संबंधित कई बार पूछी जा सकती है। तो आप याद रखिएगा इनके बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण को सम्मानित किया जा चुका है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारत की सेना के अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नवरणे। इनका आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि भारत की जो आर्मी है उसके अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नवरणे। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ कवर की गई नेपाल के संबंध में, तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, मनोज मुकुंद नवरणे का। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, थाईलैंड के अंदर पीएम के इस्तीफे की मांग के चलते वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है। थाईलैंड के अंदर आपातकाल लग गया है, तो जो कि वहाँ पे आप समझ सकते हैं आपातकाल में कैसी स्थितियाँ हो जाती हैं। भारत के अंदर भी 3 बार लग चुके हैं आपातकाल। तो थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। एक बार देख लेते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हम, तो यहाँ पर इसकी न्यूज़ कवर की गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड, इसके साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाता है, यहाँ इसके अंडमान सी आ जाता है। यदि आप देखेंगे तो ये आ जाता है इसका साउथ वेस्ट में आ जाता है आपका गल्फ अंडमान का सी जो है। यहाँ पे लाओस इसको टच करता है, यहाँ पे म्यांमार इसको टच करता है, कंबोडिया इसको टच करता है यहाँ पे। तो ये कुछ कंट्री हैं। ये वियतनाम है, जो कि वियतनाम एक देश है यहाँ पे। और यहाँ पे लाओस जो है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा गया है कि लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, याद रखिएगा। तो कुछ इससे कंट्री जो लग रही हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है,
125 रुपये का, अभी मैं 250 रुपये का सिक्का आपको बताया था, तो 125 रुपये का सिक्का भी जारी होगा। ये क्यों जारी होगा? योग साधक हैं एक श्यामाचरण लाहिड़ी, श्यामाचरण लाहिड़ी की 125वीं पुण्यतिथि पर 125 रुपये का सिक्का जारी होगा। तो ये इस प्रकार से दिखेगा आपको यहाँ पर, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो योग साधक थे एक, कौन? श्यामाचरण लाहिड़ी जी। तो आप याद रखिएगा 125 रुपये का सिक्का भी जारी होगा इनकी पुण्यतिथि पर, तो इनसे संबंध है 125 रुपये के सिक्के का। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जोजिला टनल की। जोजिला टनल क्या काम करेगी? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करेगी जोजिला टनल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण अब शुरू हो गया है, तो जल्दी ही हमको देखने की मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया था एक टनल का निर्माण किया गया है, अटल जो टनल है उसका निर्माण किया गया है। वो किस एरिया को जोड़ेगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको न्यूज़ कवर करा चुका हूँ 2-3 बार उसके संबंध में। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किर्गिस्तान के संबंध में। तो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है सोरोनबे जीनबेकोव, तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है ये, और यहाँ की राजधानी का नाम है बिश्केक। तो ये एक सेंट्रल एशिया कंट्री है, यानी कि मध्य एशिया देश है किर्गिस्तान। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ अभी इसका एक। तो यहाँ पर ये इनकी न्यूज़ कवर की गई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी राष्ट्रपति के पद से। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया कंट्री किर्गिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत के रेफरेंस में, आप देखिए यहाँ से। ये सेंट्रल एशिया से आपको पता है कई सारे माइग्रेटरी बर्ड भारत में आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आते हैं सेंट्रल एशिया से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से लोकेशन है सेंट्रल एशिया से भारत की। तो ये इसकी आई होप कि आपको इसकी लोकेशन समझ में आई होगी। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।